हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारदे मैथमेटिक्स। आज के इस लेक्चर में हम बीएससी थर्ड ईयर के केमिस्ट्री थर्ड के जो यूनिट फर्स्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने देखे थे उसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन देखेंगे। मैंने फिजिक्स के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो डाल रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। बोर के परमाणु मॉडल पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ठीक है, और इसमें हम दोष भी देखेंगे कि जो बोर का परमाणु मॉडल था उसमें क्या क्या दोष थे। तो हमारा आंसर है हाइड्रोजन परमाणु का बोहर मॉडल। ठीक है, ये बोहर मॉडल तो आप क्लास 11th में भी पढ़ा है आपने और बीएससी में भी देखा है, तो आसानी से लर्न हो जाएगा आपको ये। क्या है हमारा बोर मॉडल, क्या होता है? नील बोर ने सन 1921 में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां दूर करने के लिए प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित परमाणु मॉडल दिया, जिसे परमाणु का बोर मॉडल कहते हैं। तो जो हाइड्रोजन का परमाणु मॉडल है किसने दिया था? नील बोर ने। कौन सी ईस्वी में दिया था? सन 1921 में। ठीक है, और किसके सिद्धांत पर दिया था? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर। इसकी मूल परिकल्पनाएं निम्न हैं। इसकी मूल परिकल्पनाएं क्या हैं, हम पॉइंट्स के थ्रू देखेंगे कौन कौन से पॉइंट्स दिए हैं बोर्ड ने। परमाणु में एक धनात्मक आवेश वाला नाभिक होता है जिस पर परमाणु का लगभग समस्त भार केंद्रित होता है। कहने का मतलब है जो हमारा परमाणु होता है उस पर क्या होता है? एक धनात्मक आवेश होता है, और वो धनात्मक आवेश वाला क्या होता है? नाविक होता है, जिस पर परमाणु का लगभग समस्त भार केंद्रित होता है। परमाणु का जितना भी भार है लगभग उस धनात्मक आवेश वाले नाविक पर केंद्रित होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सदैव नाविक के चारों ओर बंद वृत्तीय स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा नाविक के चारों ओर बंद वृत्तीय स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाता है। स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा नियत रहती है। इसकी ऊर्जा ना तो अवशोषित होती है और ना ही उत्सर्जित होती है, बल्कि स्थिर रहती है। कहने का क्या मतलब है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो जो हमारा परमाणु में नाविक है उसके चारों ओर जो वृत्तीय स्थायी कक्षा हैं उनमें चक्कर लगाता है, और जो स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो आपकी नियत रहती है। ना तो आपकी ऊर्जा अवशोषित होगी वहाँ पर और ना ही उत्सर्जित होगी, बल्कि कैसी रहती है? हमारी स्थिर रहती है। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है, परमाणु के किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए अनेक वृत्तीय कक्षाएं संभव हैं जिनकी ऊर्जा निश्चित होती है, इसी कारण इन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो जो परमाणु होता है हमारा, उसका एक इलेक्ट्रॉन के लिए भी अनेक वृत्तीय कक्षाएं संभव हैं। ठीक है, और उनकी जो ऊर्जा होती हैं वृत्तीय कक्षा की वो क्या होती हैं? निश्चित होती हैं, इसी कारण इन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं। जो वृत्तीय कक्षाएं होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा स्तर बोलते हैं। आगे देखिए, केवल स्थायी कक्षाओं में ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो अनेक वृत्तीय कक्षाएं संभव होती हैं, तो जो कक्षाएं स्थायी होती हैं उन्हीं में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गणज होता है। ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है। क्या कह रहा है ये, कि हमने अभी पिछले पॉइंट में देखा था कि इलेक्ट्रॉन के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं संभव हैं। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन उन सभी वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाता है। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग किसका पूर्ण गुणज होता है? h/2π का पूर्ण गुणज होता है। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होगा तो उसी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? चक्कर लगाएगा। अगर पूर्ण गुणज नहीं होगा तो उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाएगा। L = mvr = nh/2π। एल क्या है यहाँ पर? हमारा कक्षीय कोणीय संवेग है। एम आपको पता ही है द्रव्यमान है। वी वेग है। आर त्रिज्या है। एन हमारी क्या है? 1 2 3 4 ये जो चलती जाएगी सो ऑन कोस के एल एम एन की मुख्य क्वांटम संख्या है। जो एन है वो क्या है? हमारी मुख्य क्वांटम संख्या है। एच प्लांक नियतांक है और ये 2π कांस्टेंट है। आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है,
इलेक्ट्रॉन जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तभी वह ऊर्जा के क्वांटम एच न्यू का अभिशोषण या उत्सर्जन करता है। अभी हमने पिछले पॉइंट में देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा क्या करता है, उसकी जो ऊर्जा होती है वो निश्चित रहती है एक वृत्तीय कक्षा में घूमते टाइम। उसकी जो ऊर्जा है केवल और केवल तभी अवशोषित या उत्सर्जित होगी जब वह एक कक्षा से किस में जाएगा, दूसरी कक्षा में जाएगा। अगर वह अपनी कक्षा को छोड़ के किसी दूसरी कक्षा में जा रहा है तभी या तो उसकी ऊर्जा उत्सर्जित होगी या फिर अवशोषित होगी। अब ये देखते हैं उसकी ऊर्जा उत्सर्जित कब होगी और अवशोषित कब होगी। निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाने पर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करता है। अगर हमारा कोई इलेक्ट्रॉन है वो हमारा निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ जाएगा तो वो ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण करेगा। लेकिन अगर हमारा कोई उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में अगर कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, फोटोन आ रहा है, तो वो क्या करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। यहाँ पर ऊर्जा का है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। अब देखिए, अभिशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा का मान ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा अंतर के तुल्य होता है। जैसे n=2 अंतर से n=1 में इलेक्ट्रॉन गिरता है तब उत्सर्जित ऊर्जा, तो जो उत्सर्जित ऊर्जा का मान है वो ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा अंतर के तुल्य होता है। कहने का मतलब है जैसे अगर n हमारा वो द्वितीय कक्षा में था और अगर हमारा द्वितीय ऊर्जा स्तर में था, अब वो किस में आ रहा है, पहले में आ रहा है, तो जो उसकी ऊर्जा हो जाएगी उत्सर्जित ऊर्जा वो कितनी हो जाएगी, E2 - E1 = h न्यू। E2 - E1 को हमने लिख दिया है डेल E इक्वल एच न्यू। डेल E इक्वल कितना हो गया, Sc/λ। और C अब हमने यहाँ पर क्या किया है, 1/λ की वैल्यू न्यू हो गई, Sc न्यू पे बार है ये, तो ये न्यू पे बार है। अब हम क्या करते हैं, इसमें से न्यू पे बार की वैल्यू निकालेंगे तो इसकी कितनी हो जाएगी, देखते हैं। न्यू बार हो जाएगा हमारा डेल E/Sc। डेल E की वैल्यू है E2 - E1 और Sc हमने सेम लिख लिया है, इसको हम मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पर जो न्यू पे बार है वो क्या है, हमारा उत्सर्जित विकिरण की तरंग संख्या है। ये क्या है, उत्सर्जित विकिरण की तरंग संख्या, जो एक स्पेक्ट्रल रेखा का लाक्षणिक मान है। ये हमारी उत्सर्जित विकिरण की तरंग संख्या है h न्यू। अब देखते हैं आगे, बोर मॉडल की सहायता से किसी इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी कक्षा की त्रिज्या Rn तथा ऊर्जा En के व्यंजक प्राप्त किए जा सकते हैं। तो किसी इलेक्ट्रॉन के लिए हम जो उसकी त्रिज्या है और उसकी ऊर्जा के व्यंजक भी प्राप्त कर सकते हैं, किस मॉडल की सहायता से, बोर मॉडल की सहायता से। कैसे ज्ञात करेंगे, ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि हमारा कोई हाइड्रोजन परमाणु है, वो हमारा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है, तो जब चारों ओर घूमेगा तो वहाँ पर अवकेंद्र बल किसके इक्वल हो जाएगा, आकर्षण बल के। अवकेंद्र बल का फॉर्मूला होता है mv²/r और आकर्षण बल होता है हमारा 1/4 πε 0.e²/r²। यहाँ पर m आपको पता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v इलेक्ट्रॉन का वेग हो गया, r त्रिज्या हो गई, e हमारा आवेश हो गया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अब यहाँ से देखिए r से r कट हो जाएगा, इस r से ये वाला r कट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा, हमने फिर इस r से यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा mv²r इक्वल, ये हो गया, ये r इस साइड चला गया तो e²/4 πε²। इसको हम मान लेते हैं फोर्थ इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 के वर्ग में समीकरण 5 का भाग देने पर, हमारा समीकरण 1 क्या था देखते हैं, जो फिर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 के वर्ग में समीकरण 5 का भाग देंगे। तो पहले 1 का वर्ग करते हैं, समीकरण 1 क्या है हमारा उसे देखते हैं। तो ये हमारा समीकरण 1 है, तो इसमें इसका हम स्क्वायर करेंगे, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा m²v²r² इक्वल n²h²/4 π²। तो इसमें हम किसका डिवाइड देंगे, समीकरण 5 का। तो डिवाइड देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, डिवाइड देने पर ये हमारा बन जाएगा, देखिए ये हमने डिवाइड पहले तो स्क्वायर किया है, m²v²r², ये वाली हमारी वही है फर्स्ट इक्वेशन। फिर हम इसका डिवाइड दे रहे हैं, ये वाली लिख रहे हैं mv²r, और यहाँ से आ गया ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, डिवाइड में था तो ऊपर जाके 4 π² नीचे हो जाएगा e²।
इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वी स्क्वायर से यहाँ वी स्क्वायर कट हो जाएगा, यहाँ पर हमारा एक आर से एक आर कट हो जाएगा और यहाँ पर एक एम से एक एम कट हो जाएगा। यहाँ बचेगा एम आर इक्वल, यहाँ पर 4 पाई से 4 पाई स्क्वायर से यहाँ पर एक पाई बचेगी और 4 से 4 कट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बचेगा एम आर इक्वल साइलन 0 साइलन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई ई स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, एम को हम इस साइड ले आएंगे, साइलन 0 एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, त्रिज्या की। तो जो इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, कक्षा की त्रिज्या है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, आर इक्वल साइलन 0 एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर। अब हम फॉर्मूला जनरेट किसके लिए करेंगे, उसकी ऊर्जा के लिए, जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है उसके लिए फॉर्मूला जनरेट करते हैं। तो कैसे होगा वो उसे देखते हैं। अब यह है, स्थायी कक्षा में घूमते समय इलेक्ट्रॉन में गतिज ऊर्जा K तथा स्थितिज ऊर्जा U दोनों होती हैं। जब हमारा कोई इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षा में घूमता है तो उसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों पाई जाती हैं। तो जो कुल ऊर्जा होगी वो हमारी गतिज ऊर्जा प्लस क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा। तो पहले देखते हैं गतिज ऊर्जा कितनी बनेगी। गतिज ऊर्जा हमारी हो जाएगी 1/2 mv², इसको हम K बोलेंगे, और स्थितिज ऊर्जा को हम U से डिनोट करते हैं। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई साइलन 0 डॉट ई फिर माइनस ई अपॉन आर। तो कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी हमारी, ई इक्वल के प्लस यू। ई हमारी कुल ऊर्जा है, के गतिज ऊर्जा है और यू स्थितिज ऊर्जा है। तो इन दोनों की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा हो जाएगा ई इक्वल 1/2 mv² माइनस इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 1/4 पाई साइलन 0 डॉट ई स्क्वायर अपॉन आर। आगे देखिए, समीकरण 3 से mv² का मान रखने पर, तो जो हमारा समीकरण 3 था उससे हम क्या करेंगे, mv² का मान रखेंगे। तो समीकरण 3 देखते हैं कौन सा था हमारा, ये हमारा समीकरण 3 है। तो r से एक r यहाँ कट हो जाएगा, तो ये बच जाएगा mv² इक्वल 1/4 पाई साइलन 0 डॉट ई स्क्वायर अपॉन आर। तो इसकी वैल्यू हम वहाँ पीछे पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो हम यहाँ पर पुट करते हैं mv² की वैल्यू है हमारी 1/4 पाई साइलन 0 डॉट ई स्क्वायर अपॉन आर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा, एलसीएम वगैरह लेने के बाद यहाँ हो जाएगा माइनस ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई साइलन 0 डॉट आर। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 5 से r का मान रखने पर, तो जो अभी हमने त्रिज्या का मान निकाला था r का मान, उसका मान हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो जहाँ जहाँ r है हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे r की। तो E इक्वल माइनस ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई साइलन 0 डॉट पाई एम ई स्क्वायर अपॉन साइलन 0 एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो E का फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, ये कटने के बाद यहाँ से पाई कट हो जाएगा यहाँ पर, और यही होगा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का m E4 अपॉन ये हो जाएगा 8 साइलन 0 स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये हमारी क्या हो गई, 6 इक्वेशन, ठीक है। और ये हमारी किसकी आ गई, ये हमारी इक्वेशन है ऊर्जा की, जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है उसके लिए इक्वेशन आ गई। तो हमने त्रिज्या के लिए और ऊर्जा के लिए इक्वेशन निकाल ली। अब जो बोर के मॉडल में जो दोष थे उनको देखते हैं। दोष क्या थे बोर के मॉडल में, तो बोर के मॉडल में क्या क्या कमियां थी, बोर के मॉडल की कमियां। बोर मॉडल में निम्न कमियां हैं। बोर का मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में प्राप्त विभिन्न रेखाओं की ऊर्जा तथा स्थितियां बताने में सफल रहा, लेकिन उच्च विभेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रोस्कोप में हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं के लिए प्राप्त सूक्ष्म संरचना का स्पष्टीकरण करने में असफल रहा। क्या कह रहा है, जो बोर का मॉडल था वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आदि जो विभिन्न रेखा की ऊर्जा और स्थितियां बताने में तो सफल रहा, लेकिन जो हमारे सूक्ष्म संरचना थी, परमाणुओं के लिए जो सूक्ष्म संरचना थी हाइड्रोजन वगैरह की, उनका स्पष्टीकरण करने में ये क्या रहा, असफल रहा। नेक्स्ट है हमारा, बोर का मॉडल जीमान प्रभाव तथा स्टार्क प्रभाव का स्पष्टीकरण करने में भी असफल रहा। तो जो बोर का मॉडल था वो हमारा जीमान प्रभाव और साथ ही साथ स्टार्क प्रभाव का स्पष्टीकरण देने में भी असफल रहा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बोर मॉडल के अनुसार परमाणु के इलेक्ट्रॉन की किसी निश्चित कक्षा में संवेग तथा स्थिति दोनों ही ज्ञात
होती हैं, जबकि अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार ये संभव नहीं है। तो बोर के मॉडल के अनुसार क्या था कि हम परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति है और संवेग दोनों को ही ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या पता चला जो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत से कि हम इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग दोनों का एक साथ निर्धारण करना असंभव है। या तो हमें उसकी स्थिति ही ठीक ठीक पता होगी या फिर संवेग ही पता होगा। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को क्लैरिफाई नहीं कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बोर द्वारा प्रस्तावित यह धारणा कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है सही नहीं है। वास्तव में इलेक्ट्रॉन दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, घूमता है। ठीक है, तो बोर ने क्या कहा था, बोर ने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। ठीक है, वृत्ताकार में, लेकिन वास्तव में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो दीर्घ वृत्ताकार मतलब इस तरीके से दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। ठीक है, दीर्घ वृत्ता, ये तो वृत्ताकार, ये दीर्घ वृत्ताकार। ठीक है, तो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया हो ये क्वेश्चन, और अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ इसे अपने फ्रेंड्स में भी शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।